नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, राजा महमूदाबाद के पुत्र गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई, लेकिन इसके बाद प्रोफेसर महमूदाबाद के पीछे भक्तों को छोड़ दिया गया। दो टकिए ट्रोलर्स को छोड़ दिया गया है। वो महमूदाबाद के अतीत को खंगाल रहे हैं। यहां तक कि हरियाणा के एक मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रोफेसर महमूदाबाद की कुंडली निकाल ली है। ये परिवार गद्दारों का है, जिन्होंने जिन्ना के साथ मिल करके पाकिस्तान बनाने को समर्थन दिया। जब भक्त और दो टकिए ट्रोलर्स अपने काम में जुट गए, तो फिर हमें भी थोड़ा काम करना पड़ा। अगर किसी के अतीत, किसी के बाप दादा की किसी से संबंध और दोस्ती के आधार पर वर्तमान पीढ़ी को गद्दार, देशद्रोही घोषित किया जाता है, तो फिर जिन्ना से हिंदू महासभा के क्या संबंध थे? जिन्ना के स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से क्या संबंध थे? जिन्ना के जनसंघ और भाजपा से क्या संबंध थे? हालांकि अब कहेंगे कि भाजपा तो 1980 में बनी, लेकिन जनसंघ से लेके भाजपा तक को फंडिंग कहां से आई, किसने की? क्या जिन्ना के पीढ़ियों से कुछ संबंध था उनका? जिन्ना की पार्टी के साथ सम्मिलित सरकारें, गठबंधन की सरकारें किसने चलाई? संघ के कार्यक्रम में जिन्ना की फोटो कब लगी? संघ के सबसे प्रखर विचारकों में से एक के साथ जिन्ना के आगे की जनरेशन क्यों बैठती थी? ये सवाल तो खड़े हो। प्रोफेसर महमूदाबाद की कुंडली खोलने के चक्कर में दो टकिए ट्रोलर्स ने और भक्तों की टोली ने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और संघ के अतीत के उन पन्नों को खोल दिया है, जिन पन्नों को शायद आज पढ़ना न चाहे। तो जरा उन पन्नों को हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एक करके ये जो दो टके के ट्रोल्स हैं, इनके ट्वीट्स आपको दिखाता हूं। प्रोफेसर महमूदाबाद की कौन सी ऐसी अतीत की कुंडली है जिसे बताना चाह रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं कि राजा महमूदाबाद, वो विभाजन के वक्त जिन्ना से उनकी दोस्ती थी, जग जाहिर थी। वो पाकिस्तान चले गए, उनके बेटे यहीं रुके। शत्रु संपत्ति में पूरी संपत्तियां उनकी सीज हो गई। बाद में 25% 1981 में 25% संपत्ति उनको वापस मिली। अदालतों से लड़ते रहे, जीतते रहे, लेकिन सरकारें उनकी संपत्ति रिलीज नहीं करती रही। बाद में कानून एक आ गया, जो बार बार अध्यादेश था, वो एक्ट की शक्ल ले लिया और संपत्ति रिलीज नहीं हुई। दुनिया भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है राजा महमूदाबाद की। लखनऊ में बटलर पैलेस से लेकर के हलवासिया मार्केट, आधा हजरतगंज, महमूदाबाद की, राजा महमूदाबाद की अगणित संपत्तियां हैं। और वो सारी संपत्तियां आज की तारीख में मैक्सिमम राजकीय संपत्ति के। अब जरा ट्रोल्स के हम कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते। ये देखिए, जितेंद्र प्रताप सिंह भक्तों की टोली में बड़े बड़े नामी गिरामी शख्स हैं। यह अली खान महमूदाबाद का फेसबुक पोस्ट जहर में लिपटी हुई चालाकी है। एक ऐसा वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हालात जैसे युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर उनका आखिरी पैराग्राफ पाकिस्तानी फौज के जनरल मुनीर की ही भाषा बोलता है। मानो भारत की जवाबी कार्रवाई बस एक छलावा हो और असलियत वही हो जो पाकिस्तान कहता है। ये देश की एकता और आत्मबल को भीतर से कमजोर करने की कोशिश है। अपने दूसरे आखिरी पैराग्राफ में वो मुस्लिम लिंचिंग का पुराना राग छेड़ते हैं, जैसे ये कोई सरकारी नीति हो। ये एक दशक पुराना कानून व्यवस्था का मसला है, जिसे आज की राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट में कम्युनल जहर फैलाने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो हाल ही में मुर्शिदाबाद, बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई भीड़ हिंसा का जिक्र क्यों नहीं? वहां की घटना भी तो एक साफ साफ सांप्रदायिक लिंचिंग थी।
न सरकार ने न तथाकथित राइट विंग ने मुर्शिदाबाद को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाया। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार लोग घरेलू मसलों को दुश्मन के काम आने वाला हथियार नहीं बनाते। महमूदाबाद का पोस्ट सिर्फ एक अच्छी अंग्रेजी में लिपटा हुआ पाकिस्तानी नैरेटिव है और कुछ नहीं। इसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के साथ धोखा कहा जाएगा। आपने पढ़ लिया, हम आखिर में महमूदाबाद, प्रोफेसर महमूदाबाद की पोस्ट दिखाएंगे। उस पोस्ट में एक शब्द और एक लाइन भी देश के हितों के खिलाफ नहीं है। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के पीछे न छिपे। देश के हालात के बारे में अभिव्यक्ति क्या देशद्रोह है? पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को उन्होंने जोड़ करके क्या देश का साथ नहीं दिया है? अगला आप पहले ट्वीट देखिए, ये भक्तों का के ट्वीट्स देखिए, फिर मैं एक-एक आज एक-एक तथ्य खुलेंगे जिन्ना कनेक्शन पर। ये देखिए, प्रखर श्रीवास्तव, गिरफ्तार प्रोफेसर जिन्ना का गिरफ्तार प्रोफेसर का जिन्ना कनेक्शन। वामपंथी विचारधारा को पोषित करने वाली अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इनके परिवार का इतिहास पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए, अभी हम बताते हैं सबका इतिहास। इनके परिवार का मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत करीब का नाता है और इनके परिवार ने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके दादा जान का नाम मोहम्मद अमीर अहमद खान उर्फ राजा महमूदाबाद था और वो यूपी के महमूदाबाद के नवाब थे। राजा महमूदाबाद जिन्ना के बेहद करीबी थे और जिन्ना उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। राजा महमूदाबाद को जिन्ना ने मुस्लिम लीग की छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके बाद वो मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष बन गए। मुस्लिम लीग की बात हो रही है, आप नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मुस्लिम लीग की छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और फिर मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष बनाए गए। राजा महमूदाबाद ने मुस्लिम लीग को भारी मात्रा में चंदा दिया। मुस्लिम लीग के प्रोपेगेंडा अखबार डॉन को आर्थिक मदद दी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के निर्माण में तन मन धन से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पाकिस्तान जब बना तो उस समय तक राजा महमूदाबाद इराक में बस चुके थे। इसके बाद ये 1957 में पाकिस्तान गए और अपनी सारी संपत्ति पाकिस्तान को दान दे दी। अब जानते हैं राजा महमूदाबाद के बाकी परिवार के बारे में। राजा महमूदाबाद के बेटे आमिर मोहम्मद खान उर्फ सुलेमान बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए। यूपी और उत्तराखंड में मौजूद अपनी संपत्ति की देखभाल भी करनी थी। ये जनाब यूपी में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बने। तो जो अशोका यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हुए हैं, वो इन्हीं आमिर मोहम्मद खान उर्फ सुलेमान के बेटे हैं और राजा महमूदाबाद के पोते हैं। आप भी कमेंट करके बताएं कैसा लगा इनका जीवन परिचय। अभी जीवन परिचय हम बताते हैं, सावरकर से लेकर के और संघ जनसंघ सबका भी जीवन परिचय बताते हैं। इनका जीवन परिचय देख लीजिए, इनका जीवन परिचय बिल्कुल खुला हुआ है, खुला हुआ है। दादा मुस्लिम लीग के नेता थे और पाकिस्तान चले गए थे। अगला देखिए, पाकिस्तान के निर्माताओं में अग्रणी और मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष राजा महमूदाबाद के पोते और अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का मामला चीफ जस्टिस बी आर गवई तत्काल सुनने को तैयार हो गए हैं। बाकी लोगों की तरह उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को नहीं कहा गया। केस तुरंत सुनवाई पर लाना और जमानत कराना, सिर्फ यही 2 काम रह गए हैं। कपिल सिब्बल के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना इसमें मदद करता है। वैसे कपिल देश के कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, परंतु फाइनल हियरिंग में हर मुकदमा हार जाते हैं। पिछले कई सालों से एक बड़ा मुकदमा नहीं जीते। राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, सीएए, हिजाब, नेशनल हेराल्ड, राहुल गांधी मानहानि, इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस की मस्जिद का बचाव, रोहिंग्या आदि। यानी अब हमला चीफ जस्टिस बी आर गवई पर भी इन भक्तों ने शुरू कर दिया है। अगला ट्वीट लाइए, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके दादा जिन्ना के सबसे खास व्यक्ति थे और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में लाखों रुपए से उस समय जिन्ना की मदद की थी। आजकल यह अखिलेश के खास है। और ट्वीट अभी बचा हो ट्रोल्स का तो दिखाइए। हाँ, यह अली खान महमूदाबाद है, अखिलेश के का करीबी मित्र है। फोटो भी नीचे लगी थी, अखिलेश का करीबी मित्र है। इसने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना पर विवादित कमेंट किया था और हरियाणा पुलिस ने उठा लिया। इसके दादा ने 1946 में पाकिस्तान के लिए वोट किया था, पर गद्दार वहां नहीं गया। अब ये समझना होगा इन ट्वीट्स के बाद, अगर ट्वीट कोई हो तो ले आइए। इसमें अखिलेश कांग्रेस, एक ने बताया कांग्रेस से विधायक 2 बार रहे, अखिलेश के साथ करीबी बता करके कुल मिलाकर के निशाना आप समझ सकते हैं कहां है ये 2 टकिए ट्रोलर्स का। अब
मैं जरा आता हूं, अब समझ लीजिए आप, इसमें मैंने बता दिया कि राजा महमूदाबाद और साफ है मुस्लिम लीग के नेता थे, जिन्ना के करीबी थे। पाकिस्तान चले गए, इराक में इस्टेब्लिश हो गए थे, फिर चले गए, मैं कहा दुनिया भर में उनकी संपत्तियां 50,000 करोड़ की, चले गए पाकिस्तान। बेटा यहीं रहा, बेटा यहीं रहा, बेटे के 2 बेटे यहीं हैं। तो अब वही उन्हीं में से एक बेटा प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हैं, जो हरियाणा पुलिस द्वारा उठाए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। अब जरा आते हैं संघ, जनसंघ, सावरकर, सबको एक बात समझ लीजिए, जिन्ना का इनका कनेक्शन, इनको फिर इनको यहां पर रहने का कोई हक नहीं है। अगर प्रोफेसर महमूदाबाद की गद्दारी है कि उनके दादा मुस्लिम लीग में थे, तो फिर बाकी जो अभी आप देखेंगे उस पर अपना निर्णय आप लोग बताइएगा कमेंट करके। जरा दिखाइए, शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए। ये मैं चैनलों की भी बताऊं, ये न्यूज 18 है, एक एग्जाम्पल बचा था, न्यूज 18 है। इसने भी कहा अली खान महमूदाबाद की ब्रेन मैपिंग, वो नफरती बोल और दादा का पाकिस्तान कनेक्शन, ये अंबानी का चैनल, ये तो ट्रोल्स, ये सब एक हैं, एक ही जगह से इन सबको टास्क दिया जाता है। अब आइए, अब रुकिए, यहां पर रुक जाइए। जिन्ना के वंशज भी लगाते थे हाजिरी, पत्रिका की खबर है। ये हाजिरी कहाँ लगाते थे जरा पढ़ लीजिए, मैं छोटा सा पोर्शन लाया हूं, पूरे में तो लंबा वक्त गुजर जाएगा। नानाजी देशमुख की बात हम कर रहे हैं, सबसे प्रखर विचारक थे, और इन्होंने जिस तरह से ग्रामोदय का काम किया उसकी तारीफ भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि महमूदाबाद के पोते अगर उनके जिन्ना कनेक्शन की वजह से गद्दार हैं, तो फिर इनको आप क्या कहेंगे? नानाजी भाजपा जनसंघ के एक ऐसे अकेले नेता थे जिनके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। जिन मोहम्मद अली जिन्ना के कारण देश का विभाजन हुआ और जिसकी मजार पर फूल चढ़ाने से भारतीय राजनीति में हंगामा हो गया था, उन्हीं मोहम्मद अली जिन्ना के वंशज नानाजी देशमुख के दरबार में हाजिरी लगाते थे और मानव एकात्मवाद की शिक्षा लेते थे। अक्सर जिन्ना के वंशज यहाँ पहुंचते थे। अब बात चली है मोहम्मद अली जिन्ना की, तो ये भी जान लीजिए कि जिन्ना ने भारत से पाकिस्तान तो ले लिया, पर बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सके। दीना वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना की एकमात्र संतान थी। विभाजन के बाद दीना ने भारत का नागरिक बनना स्वीकार किया। पिता को मिले देश पाकिस्तान का नहीं, जिन्ना की बेटी के वंशज नाना जी देशमुख के दरबार में हाजिर लगाते थे। यही नहीं, टाटा बिरला जैसे औद्योगिक घराने भी नाना जी के दरबार में हाजिर लगाते थे, नाना जी के ग्राम विकास की कल्पना पर चर्चा करते थे। अब हटा दीजिए, इस पर 30 सेकंड में खाली ब्रीफ कर दूं। जिन्ना के वंशज नानाजी देशमुख के दरबार में हाजिरी लगाते थे, तो ये हमारे लिए ताली बजाने का विषय होना भी चाहिए। जिन्ना की बेटी नहीं गई, दीना वाडिया के पुत्र यानी जिन्ना जो है नाती नुस्ली वाडिया, उन्होंने जनसंघ से लेकर के संघ तक को, भाजपा तक को कथित तौर पर पर्याप्त आर्थिक मदद की, संगठन बनाने में, पार्टी चलाने में। जनसंघ से लेकर भाजपा तक को ये कहा जाता है कि खूब मदद की, और आपने देख लिया कि जिन्ना के वंशज। तो अगर जिन्ना का वंशज जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके वंशज संघ के सबसे प्रखर विचारक के साथ बैठते हों, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। जिन्ना के शागिर्द, जिन्ना की पार्टी के नेता का वंशज अगर भारत में है और भारतीय राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, कोई प्रश्न नहीं है उसके राष्ट्रवाद पर, देशभक्ति पर, वो गुनाह उसकी कुंडली बता रहे हो, उसकी कुंडली बता रहे हो। अभी तो ये बहुत शुरुआत है, एक ही ये पर्याप्त है सारे का इलाज करने के लिए। लेकिन और देखिए, अगला लाइए भाई, अगला लाइए। गुजरात आरएसएस के शो में जिन्ना, जानिए सौराष्ट्र के मोती पनेली गांव से क्या है उनका रिश्ता। आरएसएस के शो में जिन्ना, आरएसएस का कार्यक्रम। अब हम दिखा देते हैं, खाली इतने नहीं, आपको फोटो अगर उस कार्यक्रम का दिखा देते हैं, जरा दिखाइए, पूरी डिटेल देखिए, फोटो लगी है, ये देखिए आप। ये अगर एक तरफ से देखेंगे, नीचे देखिए सेकंड रो में दूसरी तरफ, दाहिने से दूसरी तरफ
दूसरे नंबर पे मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो है। प्रदर्शनी में उन 200 लोगों को प्रदर्शित किया गया जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और जिनका संबंध गुजरात से था। अब ऊपर चला दीजिए, ऊपर चला दीजिए, नीचे की खबर भी बता दूं अगर हाँ चला देंगे तो। अब सुनिए, सुनने में अजीब लगता है पर सच है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रदर्शनी में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर 200 उन लोगों के बीच लगाई गई है जिनका गुजरात से कोई संबंध रहा था। संघ अहमदाबाद के पिराना गांव में संघ की ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मीट होने वाली है। संघ की 11 से 13 मार्च तक होने वाले प्रोग्राम में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत करने वाले हैं। जेपी नड्डा को भी इसमें आना है। प्रदर्शनी में उन 200 लोगों को प्रदर्शित किया गया है जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिनका संबंध गुजरात से था। इनमें गांधी जी के साथ साथ दादा भाई नौरोजी, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, वर्गीज कुरियन, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को दर्शाया गया। इसमें विक्रम साराभाई जैसे दिग्गज के साथ अजीज प्रेम जी, विनोद मांकड़, परवीन बाबी, संजीव कुमार और डिम्पल कपाड़िया जैसे शख्सियतों की फोटो भी लगाई गई है। ये आपने पढ़ लिया, देखा। संघ के कार्यक्रम में जिन्ना की फोटो है। तो ये जितने ट्रोल्स हैं, जाओ भाई संघ का एक बार बहिष्कार करो। संघ को बता दो देशद्रोही है। संघ की कुंडली बता दो कि आज संघ की कुंडली लिखो ना, संघ की कुंडली कि वहां था। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पर। जिन्ना की तरह सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का किया था विरोध, मिलकर चलाई थी सरकार। 3 राज्यों में सरकार थी, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संघ, ये सब जिन्ना, ये सारे के सारे जिन्ना ने, सावरकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हिंदू महासभा ने, सबने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, तो उसका विरोध किया था। विरोध उसका किया इन सब ने। आगे दिखाइए, इसमें और अंदर के जो तथ्य मैं बता देता हूं। अब पढ़िए, हिंदू महासभा की इन्वर्टेड में व्यवहारिक राजनीति, व्यवहारिक राजनीति समझिए। हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस 60 गांठ की पैरवी इन लफ्जों में की थी। ये जो 60 गांठ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग में था, अध्यक्षीय भाषण में क्या कह के उसका बचाव किया था सावरकर ने। व्यवहारिक राजनीति में भी हिंदू महासभा जानती है कि बुद्धि सम्मत समझौतों के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना है मुस्लिम लीग के साथ भी, लेकिन जल्दी ही मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच अंतर विरोध भी दिखने लगे। 3 मार्च 1943 को जब सिंध विधानसभा ने एक प्रस्ताव पेश किया और चर्चा करके उसे पारित किया, सैयद ने वायसराय से सिफारिश की, भारत के मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं। हिंदू महासभा के नेता सरकार में थे। इसको फिर पढ़िए और अंडरलाइन करिए 3 बार पढ़ के। हिंदू महासभा के नेता उस सरकार में थे। हालांकि हिंदू महासभा के मंत्रियों ने प्रस्ताव का विरोध किया और इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन वे सरकार में बने रहे। इस डबल स्टैंडर्ड को आप कौन सा पुरस्कार देना चाहते हैं? सांत्वना लायक तो नहीं है, इसे मिलेगा तो प्रथम पुरस्कार ही मिलना चाहिए। विरोध किया मतलब अपने वाले खेमे को, जैसे आज हो रहा है, सब कुछ जा रहा है लेकिन अपने जो भक्त हैं उनकी खुराक देते रहो, वो ताली बजाते रहे। विरोध कर दिया लेकिन सरकार में बने रहे। सरकार नहीं छोड़ सकते, उस दौर में भी नहीं छोड़ा था, इस दौर में भी अभी और बचा है, दिखा दीजिए। अब ये देखिए, कई विद्वानों ने लिखा है कि लीग और महासभा की राजनीति और विचारधारा एक दूसरे की परछाई थी। लीग और महासभा मतलब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की राजनीति और विचारधारा एक दूसरे की परछाई थी। अब हम उनको कोट करते हैं, बाबा साहब को, जिनकी आड़ में छिप करके दलित वोट मांगते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लिखा है किस किताब में, नीचे देख लीजिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940। क्या लिखा बी आर अंबेडकर ने? भले ही यह अजीब लगे, लेकिन मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना एक राष्ट्र बनाम 2 राष्ट्र के मुद्दे पर एक दूसरे के विरुद्ध होने के बजाय इस पर पूरी तरह सहमत हैं। ये बाबा साहब ने लिखा है और मैं बाबा साहब के लिखे को अंतिम सत्य मानता हूं, मैं मानता हूं। बाबा साहब ने लिखा है
कि मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के मुद्दे पर एक दूसरे के विरुद्ध होने के बजाय इस पर पूरी तरह सहमत हैं। दोनों न केवल सहमत हैं, बल्कि जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। यह वैचारिक मिलन जल्द ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक गठबंधनों में बदलने वाला था, हालांकि उसकी उम्र बहुत कम रहने वाली थी। सितंबर 1939 में वायसराय लिनलिथगो ने चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों से बिना कोई परामर्श किए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। वायसराय के इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया। खैर ये उस मसले में आ गया नीचे तक स्क्रीनशॉट। ये बाबा साहब ने कहा कि दोनों सहमत है, एक ही विचार है दोनों के। अब आइए नेक्स्ट, अगला अगला लाइए दनादन। आज जब कुंडली खोलने की बात है तो खोलते हैं कुंडली। देखिए जिन्ना की गद्दारी से मैं शुरू कर रहा हूं। जिन्ना की गद्दारी, भाई जिन्ना को तो हम देशभक्त कह ही नहीं सकते जिसने भारत का विभाजन करवाया। लेकिन अब पढ़िएगा नीचे, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेसी घोषणा की प्रतिक्रिया में अंग्रेज सरकार को आश्वासन देते हुए कहा, किस घोषणा? जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, आखिरी ऐलान जिसके बाद अंग्रेजों को जाना पड़ा, उस घोषणा की प्रतिक्रिया में अंग्रेज सरकार को आश्वासन देते हुए क्या कहा? कांग्रेस की असहयोग की धमकी दरअसल श्री गांधी और उनकी हिंदू कांग्रेस सरकार अंग्रेज सरकार को ब्लैकमेल करने की है। सरकार को इन गीदड़ भक्कियों में नहीं आना चाहिए। ये जिन्ना का बयान था। अब नीचे आते जाइए। मुस्लिम लीग और उनके नेता अंग्रेजी सरकार के बर्बर दमन पर न केवल पूर्ण रूप से खामोश रहे, मुस्लिम लीग और उनके नेता खामोश रहे, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज सरकार का सहयोग करते रहे। मुस्लिम लीग इससे कुछ भिन्न करे इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो सरकार और कांग्रेस के बीच इस भिड़ंत के चलते अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी। जिन्ना, उसे उम्मीद थी कि उसकी सेवाओं के चलते अंग्रेज शासक उसे पाकिस्तान का तोहफा जरूर दिला देंगे। अब ठीक है, अब जिन्ना को समझेंगे आप तभी फिर हिंदू महासभा समझ पाएंगे। हिंदू महासभा ने अंग्रेजों की मदद की, लेकिन सबसे आपत्तिजनक भूमिका, जिन्ना से तो जो उम्मीद थी वही किया, उसे तो वो करना था, लेकिन सबसे आपत्तिजनक भूमिका हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही, जो भारत माता और हिंदू राष्ट्र का बखान करते नहीं थकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन पर अंग्रेजी शासकों के दमन का कहर बरपा था और देशभक्त लोग सरकारी संस्थाओं को छोड़कर बाहर आ रहे थे। इनमें बड़ी संख्या उन नौजवान छात्र छात्राओं की थी जो कांग्रेस के आह्वान पर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को त्याग करके अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के बाहर आ गए थे। लेकिन यह हिंदू महासभा ही थी जिसने अंग्रेज सरकार के साथ खुले सहयोग की घोषणा की। जो जिन्ना ने किया वो हिंदू महासभा और संघ ने किया। आगे चलिए 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 चलिए। हाँ, अब देखिए, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साझा सरकारें। कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन दरअसल सरकार और मुस्लिम लीग के बीच देश के बंटवारे के लिए चल रही बातचीत को भी चेतावनी देना था। इस उद्देश्य से कांग्रेस ने सरकार और मुस्लिम लीग के साथ किसी भी तरह के सहयोग का बहिष्कार किया हुआ था, लेकिन इसी समय हिंदू महासभा ने लीग के साथ यानी मुस्लिम लीग के साथ यानी जिन्ना की पार्टी के साथ सरकारें चलाने का निर्णय लिया। वीर सावरकर ने इस शर्मनाक रिश्ते के बारे में सफाई देते हुए 1942 में कहा, व्यवहारिक राजनीति में भी हिंदू महासभा जानती है कि बुद्धि सम्मत समझौतों के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। ये बुद्धि सम्मत समझौता था। यहाँ सिंध हिंदू महासभा ने निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिली-जुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। बंगाल का उदाहरण तो सबको पता है, वही बंगाल जहां मुस्लिम लीग के साथ सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। सावरकर ने इसके आगे कहा कि उद्दंड लीगी जिन्हें कांग्रेस अपनी तमाम आत्मसमर्पणशीलता के बावजूद खुश नहीं रख सकी, हिंदू महासभा के साथ संपर्क में आने के बाद काफी तर्क संगत समझौतों और सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार हो गए हैं और वहां की मिली-जुली सरकार मिस्टर फजलुल हक को प्रधानमंत्रित्व और महासभा के काबिल व मान्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदाय के फायदे के लिए 1 साल तक सफलतापूर्वक चली। ये सावरकर ने उनको तमगा दिया। यहां याद रखना जरूरी है कि बंगाल सिंध के अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार
1942 में सत्तासीन हुई थी। अब हो गया, समझ लिया आपने, संघ, जनसंघ, प्रखर विचारक, नुस्ली वाडिया, नाती जो है नवासा जिन्ना का, संघ के कार्यक्रम में जिन्ना की फोटो। तो फिर प्रोफेसर महमूदाबाद, जिसकी देशभक्ति पर कोई आज तक सवाल नहीं उठा है, जिस पोस्ट में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी सबको रगड़ के रख दिया प्रोफेसर महमूदाबाद ने, उसमें एक व्यवहारिक लाइन 2-4 लिख दी थी, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता मुकदमा दर्ज करवाता है। गिरफ्तारी, संगीन धाराएं लगती हैं, गिरफ्तारी होती है और निचली अदालत दंड से रिमांड पर दे देती है, पुलिस रिमांड। लेकिन आतंकियों की बहन सोफिया कुरैशी को बताने वाला मंत्री बेलगाम घूमता है, इस्तीफा तो बड़ी दूर की बात है, उसको बचाने के लिए मुकदमे में कितना खेल होता है ये हमने हाई कोर्ट बता चुका है। और भाजपा बेशर्मी से झाड़ करके पल्लू आगे बढ़ जाती है, उससे कोई फर्क नहीं होता है, उसका बचाव करने में रत्ती भर शर्म नहीं आती। पोस्ट सबने प्रोफेसर महमूदाबाद का देख लिया है, लेकिन आखिर में एक बार प्रोफेसर महमूदाबाद का पोस्ट मैं फिर आपको दिखा देता हूं, उसके कुछ अंश भी देख लीजिए और पोस्ट भी देख लीजिए। लाइए जरा प्रोफेसर साहब का पोस्ट लाइए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है उन्होंने, स्ट्रेटेजिकली इंडिया हैज एक्चुअली बिगन अ न्यू फेज इन टर्म्स ऑफ कोलैप्सिंग distinction between military and terrorist non-state actors in Pakistan. In effect, the response to any terrorist activity will invite a conventional response, and so this puts the onus on the Pakistani military to make sure that it can't hide any longer behind terrorists. क्या लिखा कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री को यह तय करना होगा कि अब वो आतंकियों के पीछे नहीं छिप सकती है, नहीं छिप पाएगी। पूरा जो नीचे तक लिखा है इंग्लिश में आप पूरा पढ़िएगा, इसका हिंदी अनुवाद भी अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं आपको लेके आऊंगा किसी और शो में। ये पूरा का पूरा आप पढ़ते जाइए, नीचे चला दीजिए। आपत्ति कहां पर हुई, आपत्ति कहां पर हुई? आपत्ति हुई है जब इससे रिलेट करके यहां पर लास्टली आई एम वेरी हैप्पी टू सी so many right wing commentators applauding Colonel Sophia Qureshi, but perhaps they could also equally loudly demand that victims of mob lynching, arbitrary bulldozing, and others who are victims of the BJP's hate mongering be protected as Indian citizen. उन्होंने लिखा कि मैं बहुत विधानसभा हूं, तमाम राइट विंगर जो कमेंट्रेटर हैं वो तालियां इस बात पे बजा रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो ब्रीफिंग करने आई उस पर बहुत जश्न मना रहे हैं। लेकिन अगर अगर ये सारे राइट विंगर इक्वली इसके बराबर तेजी से ये बात भी, ये आवाज भी उठाए कि जो मॉब लिंचिंग के शिकार हैं, पीड़ित हैं, जो बुलडोजर जो क्रांति चल रही है भारत में उसके शिकार हैं, उसके पीड़ित हैं, और जो भाजपा के हेट स्पीच जो नफरती उनकी एक्टिविटीज है उसके शिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अगर इसी जोर से, इसी लाउडनेस के साथ आवाज उठाई जाती तो बहुत बेहतर होता। The optics of two women soldiers presenting their findings in importantly, but optics must translate to reality on the ground. क्या लिखा कि दो जाबाज महिला सैनिकों को जो है उनको ब्रीफिंग में ला करके जो ऑप्टिक्स दिखाया जा रहा है ये अच्छा है, ये महत्वपूर्ण है, बट लेकिन अगर यही ऑप्टिक्स ग्राउंड पर जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी मतलब आप दिखा रहे हो, दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए तो आप अच्छी तस्वीर तैयार कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो तस्वीर पेंट करने वाले पेंटर हैं, मजदूर हैं, उनकी दुर्दशा अलग है। यानी जमीन की हकीकत अलग है और
फ्रेमिंग अलग है। इंडियन राइट विंग ऊपर करिए थोड़ा सा, इंडियन इंडियन राइट विंग थोड़ा और ऊपर करिए। Indian right-wing commentators defended him by saying, "He is our mullah." Of course, this is funny, but it also points to just how deep communalism has managed to infect the Indian body politic. मतलब ही इज आवर मुल्ला ये कह करके उनको प्रेजेंट करना ये फनी मजाकिया तो हो सकता है, लेकिन ही इज आवर मुल्ला ये कहना भी इसके पीछे की मानसिकता को दिखाता है कि कितना सांप्रदायिक जहर हम और कितना सांप्रदायिक उन्माद घुस चुका है। फॉर मी द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज जस्ट ए फ्लीटिंग ग्लिम्स, एन इल्यूजन एंड allusion perhaps to an India that defied the logic on which Pakistan was built. As I said, the grassroots reality that common Muslim face is different from what the government tried to show, but at the same time, the press conference shows that an India united, it its diversity is not completely dead and as an idea. आखिरी लाइन भी देखिए कि कुछ भी हो, जमीन की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती है कि इंडिया एज यूनाइटेड इंडिया, एक एकता के साथ संगठित भारत, ये दिखा रहा है, ये डाइवर्सिटी दिखा रही है कि जो कम आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, वो अभी पूरी तरह नहीं मरा है। उसके नीचे तिरंगा है और जय हिंद है। हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब प्रोफेसर महमूदाबाद इसको हिंदी में अनुवाद करके अंग्रेजी में मैं भी उतना बेहतर नहीं आपको ओरेट कर पाऊंगा। हिंदी में अनुवाद करें, संस्कृत में करें, अरबी में कर लें, फारसी में कर लें और पूरे के पूरे पोस्ट को एक-एक लाइन, एक-एक शब्द, एक भी शब्द इसमें देश विरोधी भाव या भावना वाला हो, तो प्रोफेसर महमूदाबाद को आप फांसी चढ़ा। लेकिन एक भी शब्द नहीं है, हम लोग जितना अब भाजपा या मोदी जी वाली डिग्री भी तो नहीं है हमारे पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन जितना पढ़े लिखे, जितना समझ पाए, एक लाइन, एक शब्द भारतीयता, भारतीय राष्ट्रवाद, देशभक्ति, इसके विपरीत एक शब्द नहीं है। ये भारत की देशभक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला एक पोस्ट है। भारत की हिंदू राष्ट्रभक्ति नहीं, मुस्लिम राष्ट्रभक्ति नहीं, एज ए होल आइडिया ऑफ इंडिया, भारतीय जो है राष्ट्रभक्ति, भारत की भक्ति, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक पोस्ट है, जिसमें एक संदेश भी दिया गया है कि यही अगर पूरे देश की आत्मा बन जाए तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अब ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पर ये दो टकिए ट्रोलर्स ये न कहने लगे कि आखिर में इकबाल की लाइनें क्यों बोली, इकबाल भी तो जिन्ना का साथी था। इकबाल ये बोल सकते हैं, हालांकि उसके लिए भी इनको इंतजार करना पड़ता है, जो ये नफरती रिसर्चर बैठे हुए हैं तमाम अलग अलग जगहों पर बैठाए गए हैं, उन वो निकाल के लाएंगे। उनको भी इकबाल कौन है इसको समझने के लिए पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर तमाम कसरत करनी पड़ेगी, फिर पोस्ट तैयार होगी और फिर लाना पड़ेगा। तो खैर मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन ओवरऑल प्रोफेसर महमूदाबाद पर उनके पीछे इन दो टकिए ट्रोलर्स को छोड़ करके, इन भक्तों को उनके पीछे छोड़ करके गलत फैसला किया, उल्टा बयाना ले लिया है भाजपा। अगर ये अतीत के सब पन्ने खुलने लगे और कहीं इस पर भी लोगों ने सवाल कर लिया, हालांकि आजकल सवाल होते नहीं भारत में, सवाल तो देखिए, सवाल पर तो गिरफ्तारियां होती हैं, होने लगे तो फिर मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।